आज बहुत दिनों के बाद करण ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है और उसे लेने के लिए उसका भाई मंगल और उसका दोस्त अमन एयरपोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। मंगल ने अमन को फ़ोन किया और उसे कहा कि वो जल्दी उसके घर पर आ जाए क्योंकि करण की फ़्लाइट 2 बजे की है और हमें उसे लेने जाना है। तब यार मैं बस 5 मिनट में तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा और हम 1 घंटे में एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे, तुम चिंता मत करो, अमन ने कहा। अब दोपहर के 1 बज चुके थे। कुछ ही देर में अमन मंगल के घर पहुंच गया। तुम बैठो, तब तक मैं चाय बनाता हूँ, मंगल ने कहा। और कुछ ही देर में मंगल चाय बनाकर ले आया और दोनों ने चाय की चुस्कियाँ ली। चाय पीने के बाद वे दोनों एयरपोर्ट की ओर चल दिए। मंगल गाड़ी चला रहा है और अमन उसके बाएं ओर बैठा है। तभी अमन ने कहा, अरे यार मंगल, तू भी ना कुछ रोमांटिक गाने चला यार। और उसने गाने चालू कर दिए। रास्ते में उनकी नज़र एक जूस वाले पर पड़ी तो मंगल ने कहा, चल अमन, थोड़ा जूस पीते हैं। ये कहते हुए उसने गाड़ी साइड में रोक दी और जूस वाले से कहा, चलो भैया जल्दी से 2 गिलास जूस बना दो। जूस वालों ने उनके लिए जूस बना दिया। जूस पीने के बाद वे लोग वहाँ से चल दिए। चलते चलते उनकी नज़र एक चमकीली चीज़ पर पड़ी जो बहुत ही ज़्यादा चमक रही है। तभी मंगल बोला, वो देखो, सड़क के इस तरफ कुछ है जो सोने की तरह चमक रहा है। मैं देखता हूँ कि वो क्या चीज़ है। इतना कहते ही उसने गाड़ी रोकी और उसके पास गया। पास जाने के बाद पता चला कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक मंगलसूत्र है जो सोने का है। तब उसने उसे उठा लिया। उसने उसे छुआ ही था कि उसे एक अजीब से झटका लगा, मगर उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया और गाड़ी की तरफ चला गया। गाड़ी के पास जाने के बाद उसने वो मंगलसूत्र अमन को दिखाया। मंगलसूत्र देखते ही, ये कितना अलग है, मैंने ऐसा मंगलसूत्र पहले कभी नहीं देखा, मगर ये किसका हो सकता है, अमन ने बोला। अरे यार इसे बाद में देखते हैं, जल्दी चलो, करण की फ्लाइट है। मंगल ने ये कहते हुए गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिया। वो लोग एयरपोर्ट पर 10 मिनट पहले ही पहुंच गए और इंतज़ार करने लगे। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद फ्लाइट लैंड कर चुकी है और तभी उसकी नज़र करण पर पड़ी जो सबसे अलग ही लग रहा है। उसे देखते ही वो दोनों उसकी तरफ दौड़े और उसे गले लगा लिया। अरे कैसे हो तुम दोनों, करण ने कहा। हम ठीक है, अपनी बताओ, और क्या चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में आजकल? और तुमने अपने लिए कोई लड़की ढूंढी या नहीं अभी तक? नहीं भाई नहीं, इसे तो कोई मिली भी नहीं होगी। इतना शर्मीला जो है ये, अमन ने करण को गले लगाते हुए कहा। नहीं यार, मुझे भी अभी तलाश है और लगता है कि तलाश जारी रहेगी, करण ने शर्माते हुए कहा। तब उन्होंने सारा सामान उठाया और वहां से घर की ओर चल दिए। ये देखो करण, हमें जाते जाते क्या मिला। ये देखने में बड़ा ही अजीब और सुंदर लग रहा है, मानो किसी रानी का हो, और बहुत पुराना भी लग रहा है। मंगल ने वो मंगलसूत्र करण को दिखाया। ठीक कहा तुमने, मैंने भी ऐसा मंगलसूत्र आज से पहले कभी नहीं देखा था, करण ने मंगलसूत्र देखते हुए कहा। मगर वो सब इस बात से अनजान थे कि इस मंगलसूत्र ने बहुत से घरों को जाड़ दिया है और जो उनके साथ होने वाला है वो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। चलते चलते अचानक मंगल ने गाड़ी के ब्रेक लगाए। तभी, क्या बात है मंगल, क्या हुआ, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी यार, करण ने कहा। पता नहीं, लगता है मेरी तबीयत खराब हो गई है, मेरा सिर फटा जा रहा है, पता नहीं अचानक क्या हो गया। अब तुम ही गाड़ी चलाओ, मुझे थोड़ा आराम करने दो, मंगल ने कहा और वो गाड़ी से उतर गया। ठीक है मंगल, तू पीछे आ जा, मैं चलाता हूँ गाड़ी, करण ने कहा और गाड़ी चलाने लगा। मंगल अजीब सी हरकतें करने लगा। उसे भी समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है। एकदम उसे ऐसा लगा कि उसे उल्टी लगने लगी हो और तभी उसने करण से कहा, करण जल्दी गाड़ी को रोको यार,
मुझे उल्टियाँ आ रही हैं। इतना कहते ही करण ने तुरंत गाड़ी रोकी और वो नीचे उतर गया। मंगल जोर जोर से उल्टियाँ करने लगा। उसकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। उसे इस हालत में देखकर अमन हैरान हो गया और मन ही मन सोचने लगा, यार मंगल, आते वक्त तो तू एकदम ठीक था, मगर अचानक से क्या हो गया? करण से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए उसने गाड़ी घुमाई और उसे हॉस्पिटल ले गया। वहाँ डॉक्टरों को लगा कि ये नॉर्मल है, मगर उन्हें पता नहीं था कि वो उनकी समझ से बाहर है, क्योंकि उस पर अब कोई भी दवा काम नहीं करने वाली। धीरे धीरे उसकी हालत और भी खराब होने लगी और पागलों जैसा बर्ताव करने लगा। जब डॉक्टर उसे इंजेक्शन दे रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि वह उसे मारने की कोशिश कर रहा है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, छोड़ दो मुझे, घर जाना है मुझे, छोड़ दो। करण बचाओ यार, ये मार रहा है मुझे। तब वहां से भागता हुआ अमन आया और बोला, करण करण मुझे लगता है कि ये जरूर इस मंगलसूत्र की वजह से हो रहा है जो हमें रास्ते से मिला था, क्योंकि उससे पहले मंगल एकदम ठीक था भाई। करण एक मॉडर्न लड़का था और वो इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता है, तो उसने भी इस दिमाग पे थोड़ा जोर डालते हुए कहा, यार अमन, ये तो कैसी बातें कर रहा है? भला इस मामूली से मंगलसूत्र की वजह से किसी को क्या हो सकता है? मैं मानता हूँ कि तुम्हें मंगल की चिंता है, मगर ऐसा कहना ठीक नहीं है, करण ने कहा। भले ही तुम इन बातों पर विश्वास नहीं करते, मगर मुझे लगता है कि यही सच है, अमन ने भी कह दिया उससे। उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे उनके साथ और भी भयानक घटने वाला है। जब मंगल अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है तो डॉक्टर को लगता है कि ये किसी को भी चोट पहुंचा सकता है, इसलिए वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं। आपको इसे किसी दिमागी डॉक्टर के दिखाना चाहिए, क्योंकि ये दिमागी तौर से बीमार लग रहा है। हमने आज से पहले ऐसा केस कभी नहीं देखा, डॉक्टर ने कहा। क्या आप किसी ऐसे डॉक्टर को जानते हैं जो मेरे भाई को ठीक कर सके? करण ने भी कह दिया। मेरा दोस्त है डॉक्टर अग्रवाल, इस मामले में वो आपकी पूरी मदद कर सकता है। ये लीजिए उनका कार्ड और उनसे मिलिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, डॉक्टर ने कहा। इतना सुनते ही करण और अमन दोनों के दोनों ने मंगल को उठाया और गाड़ी में बिठाया, और उसके बाद वे लोग उसे सीधा डॉक्टर अग्रवाल के पास ले गए। वहाँ जाने के उन्होंने डॉक्टर को घटना बताई। ये सुनने के बाद डॉक्टर ने उसे हिप्नोटाइज किया, मगर उसे कुछ खास पता नहीं चला। तब उसने कहा, हमें कुछ दिन मंगल को यहीं रखना पड़ेगा ताकि हम उसकी बीमारी का ठीक से पता कर सकें और उसका इलाज कर सकें। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको जैसा ठीक लगे, मगर जल्दी से मेरे भाई को ठीक कर दीजिए, मुझसे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती है, करण ने कहा। और वे लोग उसे वहीं दाखिल कर देते हैं। तभी करण का फ़ोन बजता है और उसने देखा फ़ोन पे माँ होती है और वह फ़ोन उठाता है। हेलो बेटा, कहाँ हो तुम? अभी तक घर नहीं पहुँचे? माँ ने टेंशन में पूछा। माँ, हम लोग आ रहे थे, मगर अचानक ये मंगल की तबीयत खराब हो गई, इसलिए हम इसे हॉस्पिटल ले आए, करण ने कहा। ये तुम क्या कह रहे हो? वह सुबह तो एकदम ठीक था, अचानक क्या हुआ उसे? और तुम कौन से अस्पताल में हो? मैं वहाँ आ रही हूँ, माँ ने भी कहा। माँ तुम चिंता मत करो, हम लोग हैं इधर, सब संभाल लेंगे, करण ने समझाते हुए कहा। अमन को बेचैनी सी हो रही है और उससे रहा नहीं गया। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उस मंगलसूत्र का फ़ोटो खींचकर गूगल पर सर्च करने लगा। तब उसे पता लगा कि यह मंगलसूत्र आज से लगभग 400 साल पुराना रानीगढ़ की राजकुमारी पार्वती के लिए स्पेशल उसके पिताजी राजा कुमारदेव ने बनवाया था। ये देखकर वह हैरान हो गया कि इतना पुराना और कीमती मंगलसूत्र किसी ने सड़क पर क्यों फेंक दिया, और उसका शक अब बढ़ने लगा। तब उसने शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में जाने का फैसला किया ताकि वहाँ से इस मंगलसूत्र के बारे में और जानकारी मिल सके। तभी वह करण से बोला, करण, मैं कुछ ज़रूरी काम से जा रहा हूँ,
तुम मंगल का ध्यान रखना और ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन करना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। इतना कहकर वो लाइब्रेरी की तरफ चल दिया। लाइब्रेरी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थी, इसलिए कुछ देर चलने के बाद वह लाइब्रेरी पहुँच गया है। लाइब्रेरी बड़ी है और पुरानी है। यहाँ उस मंगलसूत्र के बारे में कुछ तो ज़रूर पता चल जाएगा, अमन ने मन में सोचा। और तभी, क्या हुआ बेटा, बड़े ही चिंतित लग रहे हो? पीछे से आवाज़ आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। तभी अमन ने बोला, कुछ नहीं, वैसे आप कौन हैं? बेटा, इस लाइब्रेरी की देखभाल का काम है मेरा। अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बताना। बूढ़े व्यक्ति काफ़ी थके थके से लग रहे थे और उन्होंने अमन की तरफ देख के सारी बातें कही। तब अमन ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उस बूढ़े व्यक्ति को मंगलसूत्र की फ़ोटो दिखाई। वो फ़ोटो देखते ही बूढ़ा व्यक्ति बोला, हाँ, ये तो शापित मंगलसूत्र है। इसके बारे में तुम्हें क्या जानना है? उसके बाद अमन ने उन्हें सारी बातें बताई और उनके साथ क्या क्या हुआ ये सब भी बताया। ये सब बातें सुनकर वो बूढ़ा व्यक्ति लाइब्रेरी के ऑफिस में जाता है और वहाँ से एक पुराना सा बक्सा लेकर आता है। अमन को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो ये बक्सा क्यों लेकर आया है। तब उसने उसके पास आके वो बक्सा खोला। उस बक्से में एक बहुत पुरानी किताब थी। उसने वह किताब अमन को दी ताकि वो इसे पढ़ सके, क्योंकि उस मंगलसूत्र के सारे राज इस किताब में छुपे थे। उस किताब का नाम मायावती था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी। मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। बेटा, एक बात ध्यान में रखना कि जो भी करना है जल्दी करना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास केवल एक हफ्ता ही है और जिस भी व्यक्ति के पास वो मंगलसूत्र होगा उसकी एक हफ्ते में ही मौत हो जाएगी। ये सुनकर अमन को बहुत बड़ा झटका लगा और वह बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, मंगल को कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। जब अमन को किताब मिली तो वह उसे लेकर जाकर बेंच पर बैठा और जब उसने उसे खोला तो वह हैरान रह गया, क्योंकि उसके पहले ही पेज पर एक लड़की का चित्र था और उसके गले में वही मंगलसूत्र था जो मंगल को मिला था। और आगे उसने किताब पढ़ना शुरू करा। आज से 400 साल पहले एक राज्य था जिसका नाम रानीगढ़ था, जहाँ के राजा का नाम कुमार सिंह था। वह बहुत ही दुखी था क्योंकि विवाह के 15 साल बाद उसकी कोई संतान नहीं हुई थी। तब उसने अपने राज्य में एक समारोह आयोजित किया और सभी ऋषि मुनियों को निमंत्रण भेजा। उसे उम्मीद थी कि कोई ना कोई साधु तो इस समस्या का समाधान जरूर करेगा और उसने अपने महल में ही सारे शाही इंतजाम करवा दिए। जब सभी ऋषि मुनि वहाँ पधारे तो उसने घोषणा के जरिए सभी को अपना दुख बताया और उसने निवेदन किया कि उसकी समस्या का हल बताएं। तब उनमें बहुत ही विद्वान ऋषि केशव जी मौजूद थे और वे आगे आए और कहा, राजन, तुम्हें संतान की प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करना पड़ेगा। उसके प्रभाव से तुम्हें एक बहुत ही प्रभावशाली पुत्री की प्राप्ति होगी जिससे इस राज्य का कल्याण होगा। ये सुनकर कुमार सिंह ने बहुत ही खुश हुआ और बोला, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा श्रीमान। किंतु राजा का एक भाई था जिसका नाम था राजीव चंद, जो बिल्कुल नहीं चाहता था कि राजा की कोई संतान हो, क्योंकि वह राज्य को हड़पना चाहता था और खुद राजा बनना चाहता था। मगर वो भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वह कोई कदम उठाता तो राजा और प्रजा उसके खिलाफ हो जाते। इसलिए वह शांत रहा। कुछ दिन बीत गए। वह शुभ मुहूर्त आ ही गया जिसका राजा और प्रजा दोनों को बेसब्री से इंतजार था। ऋषि केशव जी महल में पहुंच चुके थे और राजा से आदेश लेकर महल में यज्ञ की तारीख आरंभ हो चुकी थी। यज्ञ आरंभ हुआ और विधिपूर्ण संपन्न हुआ। सब बहुत खुश थे। राजा ने केशव जी को धन्यवाद किया और कुछ दिन महल में विश्राम के लिए आग्रह किया। समाज के कल्याण के लिए मुझे कुछ और काम करने हैं, इसलिए मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब तुम्हारे घर में बच्चे का जन्म होगा तो मैं उसे आशीर्वाद जरूर दूंगा। ये कहकर केशव जी महल से प्रस्थान कर चुके थे। समय बीतता गया।
लगभग 9 महीने बाद आखिर वो दिन आ गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। राजा के घर एक बहुत ही सुंदर कन्या का जन्म हुआ। पूरा महल ढोल नगाड़ों से गूंज उठा। राजा ने पूरे राज्य में दान के लिए घोषणा की और पूरे राज्य में सोना चांदी के सिक्के बांटे गए। राजा ने फिर से ऋषि को निमंत्रण भेजा और नामकरण के लिए समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में सभी लोग पहुंच चुके थे। केशव जी, आप ही हमारी पुत्री का नामकरण करिए ना। राजा ने केशव जी से आग्रह की। केशव ने उसका नाम मायावती रखा और कहा कि इसका जन्म राज्य के लिए बहुत शुभ है। और ऐसे ही हुआ। जैसे जैसे समय बीता, मायावती भी बड़ी हो रही थी। वह बहुत ही नटखट और शरारती थी। सब उसे बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही 19 साल बीत चुके थे। अब मायावती बड़ी हो चुकी थी और वह बहुत सुंदर थी। ऐसा लगता था कि कोई अप्सरा है। एक दिन मायावती बिना किसी को बताए छुपते हुए अपनी सहेलियों के साथ जंगल की तरफ घूमने चली गई। घूमते घूमते वे जंगल के अंदर चली गई और वे अपनी मस्तियों में जंगल के बीच में चली गई। अब जंगल और भी घना था और उन्हें डर लगने लगा था। वे रास्ता भी भूल चुके थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अचानक उनके सामने एक शेर आ गया और डर के मारे वे सब चिल्लाने लगे। शेर लगातार उनकी तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही शेर ने हमले के लिए छलांग लगाई, तब उन्हें लगा कि अब वे गए। लेकिन तभी एक तीर आया और शेर की गर्दन में लगा और शेर गिर पड़ा। तभी मायावती ने मुड़कर देखा तो वहाँ एक सुंदर और हट्टा कट्टा राजकुमार था। उसे देखते ही मायावती का मानो सारा डर खत्म हो गया और वो उसे देखती रही। तभी वह उनकी तरफ आया और बोला, आप ठीक तो हैं? आपको कोई चोट तो नहीं लगी? हाँ, हम ठीक हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी जान बचाई। वैसे आप हैं कौन? मायावती ने कहा, मेरा नाम कमल है और मैं यहाँ शिकार करने के लिए आया था, राजकुमार ने कहा। और वह उन सभी को उनके साथ ले गया। महल में भी मायावती के वहाँ से निकलने का पता चल चुका था। वहाँ राजा कुमार सिंह बहुत चिंतित थे। तभी कमल मायावती को लेकर महल पहुंचा। मायावती को वहां देखकर राजा की जान में जान आई। तभी मायावती ने राजा को जंगल की घटना बताई, जिसे सुनकर राजा बहुत ही हैरान हुआ और उसने कमल का धन्यवाद किया। कमल भी राजा को बहुत पसंद आ गया था और वह मन ही मन उसे अपने दामाद बनाने के सपने देख रहा था। और ऐसा हुआ भी। राजा ने प्रस्ताव कमल के महल में भेजा, जिसे उनके पिता इंद्रदेव ने भी एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद उन दोनों का विवाह हो गया। लेकिन यहाँ से गेम चालू हुई। जो राजा का भाई था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, अब हुआ ये था कि शादी तय हुई थी, जो मेन तिथि है उससे 3 दिन बाद की, क्योंकि शुभ मुहूर्त देखा गया था। और राजकुमार कमल मायावती के लिए सबसे सुंदर मंगलसूत्र बनवाना चाहते थे, क्योंकि उनके पास कुछ देने को नहीं था और वो मायावती से भी बहुत प्यार करते थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे थे। यहाँ राजा के भाई ने, जो राजीव चंद है, उसने प्लान बनाया कि वो मायावती के लिए तो जहर का लोटा तैयार करेगा, और वो भी ऐसे वैसे नहीं। दरअसल कमल ने मायावती के लिए एक उपहार भी भिजवाया था, जो उसे देने का मन था उसका, और उसने अपने सैनिकों द्वारा भिजवाया था और वो मायावती को मिला भी, लेकिन मायावती ने उसे देखा नहीं था। इसी बात का फ़ायदा उठाकर राजीव चंद ने उसमें पूरा जहर भर दिया, जिसका वो सेवन करते ही मर जाए और सारा का सारा आरोप राजकुमार कमल पर आ जाए। और ऐसा ही हुआ। मायावती ने प्यार प्यार में पूरा का पूरा जलोत्सव सपर कर दिया था, जिसका विष किसी कोबरा के डंक से भी अधिक होता है। और मायावती बड़ी तड़प तड़प कर मरी। और जब वो मर रही थी, तब उसने पर्दे के पीछे किसी के पैर देखे। तभी उसमें से राजा राजीव चंद निकले,
जो उसकी तरफ देख के हंस रहे थे। मायावती सब समझ चुकी थी कि अब क्या होने वाला है। और जब राजा ऊपर आए और राजीव चंद्र ने मतलब उन्हें बताया था कि ये सब हो गया है, तो राजा ऊपर आए तो राजा ने जब देखा तो उन्हें अपने दामाद पे गुस्सा आई और उन्हें सैनिकों के साथ आक्रमण कर दिया, जिसमें कमल मारा गया और उन्होंने कमल का सर धड़ से अलग कर दिया, जिसके हाथ में लहूलुहान मंगलसूत्र पड़ा था। लेकिन याद रखना, ये सब मायावती के साथ जो भी हुआ हुआ, लेकिन अब उसका बदला हर किसी से लिया जाएगा जिसके हाथ में भी यह मंगलसूत्र होगा। मायावती की आत्मा आज भी भटक रही है अपने साथ इंसाफ के लिए। फिर अमन सोचता है कि इसमें उपाय कहाँ है। जब वो नीचे देखता है थोड़ा सा तो उसे दिखता है मायावती की अस्थियों को विसर्जित नहीं किया गया और ना ही कमल की। उन दोनों के चतुर चरित्र एक हैं और मायावती हमेशा कमल के साथ रहना चाहती थी और उन दोनों के जो रक्तफल हैं उन्हें एक साथ विसर्जित करना होगा। ये सब देखकर करण समझ गया कि उसे क्या करना है और उसने सीधा जाकर करण को कुछ बिना बताए उस मंगलसूत्र को उसके हाथ से ले लिया और उनके जाने माने पौत्रों के देवी देवता होते हैं जिनके थान बनते हैं, वो वहाँ पर गया और उनसे थोड़ी सी मिट्टी ले ली। वो जानता था कि वो क्या कर रहा है और उस मिट्टी से उनने मंगलसूत्र को रगड़ा जिससे कि वो शक्ति अब प्रभाव ना करे। इसके बाद वो सीधा महल गया। जहाँ पर महल था अब वहाँ पर होटल था। उसने वहाँ बहुत पूछा कि उसे कुछ अवशेष चाहिए, क्या कुछ उसके बारे में जानता है, बट वहाँ पर कुछ पता नहीं चला। फिर उसके बगल में एक महल था। महल क्या, एक किला बना हुआ था। उस किले में जितनी पुरानी चीज़ें हैं वहाँ उसे रखी जाती थी। ये भी उसे उस लाइब्रेरी के बूढ़े इंसान ने बताया था। तो उसने बिना देर किए वहाँ चला गया और वहाँ पर थोड़ा सा ढूंढने पे उसे वो चीज़ मिल गई जो उसे चाहिए थी। जी हाँ, रक्तफल। रक्तफल मीन्स जैसे कि किसी के कुछ कपड़े होते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जो किसी की ख़त्म हो जाती है तो उसका एक बच जाता है, एक टुकड़ा बच जाता है। कहते हैं ना कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए किसी का भी, बट किसी का कुछ बच जाता है तो वो विसर्जित करना होता है। यूँ कहा जाता है कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती अगर उसकी एक्सीडेंटली मौत होती है। तो यहाँ पर भी यही सीन था। मायावती का मंगलसूत्र तो था, लेकिन मायावती की आखिरी इच्छा अपने कमल के साथ मरने की थी और इसी चक्कर में कमल का कुछ नहीं मिला था और अब किले में आकर मिल चुका था कमल का रक्तफल, यानी कि उसके तीर बाण। कमल ने उसे उठाया और सीधा गंगा घाट पहुंचा। गंगा घाट पे जाकर उनने दोनों को बड़े सम्मान के साथ खंडवास कर दिया और विसर्जित कर दिया वहाँ की पंडितों की मदद लेकर, जिसके बाद धीरे धीरे मंगल की हालत में सुधार आता गया। और ये बात पूरी की जो भी अमन के साथ हुआ था वो सब मंगल के ठीक होने के बाद उसने सारी की सारी बात करण को बताई और करण ने भी उससे माफ़ी मांगी कि उसने उसकी बात पहले क्यों नहीं मानी। इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया था। मैं पालतू जानवरों का बहुत शौकीन हूँ, लेकिन बदकिस्मती से मेरे पिता को ये बिल्कुल नहीं पसंद है। काफ़ी बार अनुरोधों के बाद मेरे पापा ने मुझे एक तोता दिलवाया जब मैं 5वीं कक्षा में था और हर समय खुश रहते थे। लेकिन एक दिन खेलते समय एक सड़क हादसे में मैंने चिंटू को खो दिया। चिंटू को हमने 4 महीने पहले ही लाया था। थोड़े समय रुकने के बाद मैंने कुत्ते के लिए पापा को कहा, लेकिन मेरे पापा ने इसे सीधे सीधे खारिज कर दिया। अपनी माँ के सामने लगातार रोते गिड़गिड़ाते रहने के बाद माँ ने कुत्ते के लिए मुझे पैसे दे दिए और वह दिन भी आ गया जब मैं अपने लिए एक छोटा सा पप्पी ले आया। मेरे पिता ने मुझे बहुत डांटा, लेकिन जैसे जैसे समय बीत गया वह शांत होते गए।
जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ना, ये कहानी मेरी नहीं, ये कहानी मेरे कुत्ते से संबंधित है। मतलब कि मैंने ये कुत्ते के साथ होते हुए नोटिस करा था। आपने कई बार सुना होगा कि कुत्तों को आत्माएं दिखती हैं और वो सच में वहाँ पर होती हैं। तो ये मेरी एकदम सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो आगे बढ़ता हूँ। मेरे कुत्ते का नाम शेरू है। ये मेरा 15वां जन्मदिन था। सभी मेहमान और परिवार वालों ने मेरे जन्मदिन की पार्टी में भाग लिया और मैंने बड़े तरीके से जश्न मनाया था। लगभग 11 बजे जब सभी मेहमान चले गए, मेरा छोटा भाई अपना पसंदीदा शो शिनचैन देख रहा था और मैं मिले हुए उपहारों को खोल रहा था। अचानक मैंने शेरू के गुर्राने की आवाज़ सुनी। शेरू की आदत थी कि किसी के नहीं होने पर भी वह भौंकता रहता था। इसलिए चिढ़कर मैंने उसे रोकने के लिए चिल्लाया, लेकिन वो नहीं रुका और गुर्राते रहा। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सुन रखा था कि डिस्पोजेबल कैमरे के माध्यम से भूत को देखा जा सकता है। मुझे गिफ्ट के रूप में एक कैमरा मिला था। मैंने कैमरा पकड़ा और धीरे से उस जगह की ओर देखना शुरू कर दिया जहां शेरू भौंक रहा था। और जो मैंने देखा उसे देखकर मैं हैरान रह गया और मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई, ये मान लो। अब मैं आपको बताऊंगा तो आप मेरे को ही लगता कि आप मानोगे या नहीं मानोगे, पर मैंने देखा कि मेरे छोटे भाई को कोई सफ़ेद चीज़ अपने चमकती लाल आंखों से लगातार घूर रही थी। मैंने उसकी फ़ोटो ले ली। फिर मैंने अपने भाई को बुलाया और उसे भी वह फ़ोटो दिखाया। वो भी ये देखकर एकदम हैरान रह गया और जो मैंने देखा था उसे मैं पचा नहीं सका। दौड़ते हुए माँ पापा के पास गया और सब कुछ बता दिया उन्हें मैंने। बाद में जब मेरे माता पिता मिले तो हमने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। लेकिन तब मैंने जो फ़ोटो लिया था उस पर उनकी नज़र गई तो कोई भूत नहीं था। हम भयभीत थे और पूरी रात डर में सोते रहे। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैंने अपने भाई को दिखाया, मैंने खुद देखा, लेकिन जब मैंने अपने माँ बाप को दिखाया तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया उसमें। ये अचानक कैसे हो गया? अब मैं सोते सोते लगातार अपने कैमरे को देखे जा रहा था। कुछ दिनों के बाद हम इस बारे में भूल गए। दोपहर की अच्छी धूप थी। मैं अभी स्कूल से लौटा ही था और टीवी के सामने बैठ गया। बाद में जब मैं स्नैक्स खा रहा था तो मैंने दोबारा वो गुर्राने की आवाज़ सुनी। यह आवाज़ मेरे कुत्ते की थी। मैं चौंक गया और भागते हुए बाथरूम की तरफ गया जहां मेरा कुत्ता गुर्रा रहा था। मैंने अपने बाएं कान को बाथरूम के दरवाजे किनारे पर रखा। मैं स्पष्ट रूप से अंदर किसी चीज़ के धकेलने की आवाज़ सुन सकता था। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर थी। मैंने शेल्फ से डिस्पोजल कैमरा निकाला और बाथरूम के अंदर देखने लगा। वह बहुत ही भयानक दृश्य था। एक सफ़ेद बादल जैसी चीज़ शेरू को मार रही थी। मुझे नहीं पता कि वह क्या था। उसके हाथ और पैर थे लेकिन उंगलियां नहीं थी। मैं घबरा गया और माँ से शिकायत करी। उसने तुरंत ही मेरे हाथ में एक रुद्राक्ष बांधा। ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष हिंदू भगवान महादेव द्वारा पहनी जाने वाली एक चैन है। तब से वहाँ मैंने अपने घर में कोई भूत नहीं देखा, लेकिन मैं अभी भी अपने कुत्ते का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे भूतों से मिलवाया। लेकिन अगले ही महीने मेरे पापा ने शेरू को बेच दिया और मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता कि ना जाने क्यों इंसानों को जानवर इतने पसंद क्यों नहीं होते। बट मुझे आज भी अपने कुत्ते की बहुत याद आती है। भूत प्रेत के किस्से सुनने में तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, लेकिन क्या हो जब किस्से सिर्फ किस्से ना रहकर एक हकीकत की तरह आपके सामने आए। आपकी युवा पीढ़ी भूत और आत्माओं के होने पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जिस पर आप विश्वास नहीं करते वह असल में नहीं है, ये तो संभव नहीं है ना। आज हम ऐसी भूतिया स्थान से आपका परिचय करवाने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं एक आत्मा ने किया था।
जोधपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित रठासी नाम का एक ऐतिहासिक गांव है। मारवाड़ के इतिहास पर नजर डालें तो ये ज्ञात होता है कि जब जोधपुर में रहने वाले राजपूतों की जमावट था, यानी कि शाखा का विभाजन हुआ, तो उनमें से अलग हुए एक दल जिसने कि कापरड़ा गांव में रहना शुरू कर दिया था। लेकिन इस जगह पर रहने वाले युवा राजपूत और राजकुमारों ने गांव में साधना करने वाले साधु महात्माओं को परेशान करना शुरू कर दिया। उन राजकुमारों से क्रोधित होकर साधुओं ने उन्हें श्राप दे दिया कि उनकी आने वाली पीढ़ी इस गांव में नहीं रह पाएगी। साधुओं के श्राप की बात सुनकर जब राजकुमारों ने अपने घर में बताई तो सबके सब भयभीत हो गए और उस गांव को छोड़कर चले गए। इस गांव को छोड़कर वह जिस गांव में रहने गए उस गांव का नाम है रठासी गांव। ये जोधपुर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ऐतिहासिक गांव है। अगर आप चाहो तो जोधपुर के लोगों से भी पूछ सकते हो। इस गांव में एक बावड़ी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भूतों के सहयोग से बनी है। मतलब कि उस बावड़ी को बनाने में भूत प्रेतों ने गांव वालों की सहायता की थी। जी हाँ, ठाकुर मल सिंह के महल में स्थित इस बावड़ी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस बावड़ी के विषय में कहानी प्रचलित है कि जब एक बार ठाकुर जय सिंह घोड़े पर सवार होकर जोधपुर से रठासी गांव की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में ठाकुर साहब का घोड़ा उनके साथ साथ चलने वाले सेवकों से पीछे छूट गया और इतने में रात हो गई। राजा का घोड़ा काफी थक चुका था और उसे बहुत प्यास लगी थी। रास्ते में एक तालाब को देखकर ठाकुर जय सिंह अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए रुका। आधी रात का समय था। घोड़ा जैसे ही आगे बढ़ा, राजा को एक आकृति दिखाई दी जिसने धीरे धीरे इंसानी शरीर धारण कर लिया। राजा उसे देखकर डर गया। उस प्रेत ने राजा को कहा, मुझे प्यास लगी है, लेकिन श्राप के कारण मैं इस कुएं का पानी नहीं पी सकता। राजा ने उस प्रेत को पानी पिलाया और राजा की दयालुता देखकर प्रेत ने उसे कहा कि वह जो भी मांगेगा वह उसे पूरा कर देगा। राजा ने प्रेत को कहा कि वह उसके महल में एक बावड़ी का निर्माण करे और उसके राज्य को सुंदर बना दे। भूत ने राजा के आदेश को स्वीकारते हुए कहा कि वो ये कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगा, लेकिन दिन भर में जितना भी काम होगा वह रात के समय 100 गुना और बढ़ जाएगा। उस प्रेत ने राजा को यह राज किसी को न बताने के लिए कहा। इस घटना के 2 दिन बाद ही महल और बावड़ी की इमारतें बनने लगीं। रात में पत्थर ठोकने की रहस्यमयी आवाज़ें आने लगीं। दिन प्रतिदिन निर्माण काम तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन रानी के जिद करने पर राजा ने राज रानी को बता दिया कि आखिर निर्माण इतनी जल्दी कैसे पूरा होता है। राजा ने जैसे ही ये बात रानी को बताई, सारा काम वहीं रुक गया। बावड़ी भी जो थी ना, जो बन रही थी, वो ज्यों की त्यों ही रह गई। इस घटना के बाद किसी ने भी उस बावड़ी को बनाने की कोशिश नहीं करी। इस कहानी से आपका पेट नहीं भरा ना, तो चलो आगे आपको एक और सच्ची कहानी सुनाता हूँ। और ये कहानी एक आप बीती है जो मैं आपको सुनाऊंगा, ठीक है। ये कहानी मुझे मेरी नानी ने सुनाई थी। मेरी माँ एक छोटे से शहर से संबंध रखती थी और ऐसा माना जाता है कि उस गांव में कुछ बुरी शक्तियाँ भी वास करती हैं। ऐसे ही एक बुरी आत्मा से सामना हुआ मेरी नानी जी का। वह चुड़ैल थी, खुले बालों और सफ़ेद भयानक चेहरे वाली चुड़ैल। ठंड का समय था, शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े अधिकारी थे। रोज़ की तरह उस दिन जब मेरे नाना अपना काम ख़त्म कर दफ्तर से घर की ओर जाने लगे, तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वह कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनके बाकी साथी आगे चले गए और वो पीछे छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता नहीं चला, और जब नाना जी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा जंगल के रास्ते अगर जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसीलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफ़ी अंधेरा हो गया था। नाना जी तेज गति से गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के आगे एक औरत आ गई।
उन्हें झटके से ब्रेक मारनी पड़ी। जो औरत गाड़ी के सामने आई थी वह तेज तेज रो रही थी। नाना जी को लगा कि शायद वह किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वह यहाँ अकेली क्या कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज रहा हो। नाना जी ने दोबारा पूछा, आपका घर कहाँ है, आप कुछ बताएंगी मुझे? तब भी वह कुछ ना बोली। नाना जी ने उसे बोला कि एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा मैं। वह नाना जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। गाड़ी पर सब नाना जी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज़ आई, सब भागकर इकट्ठा हो गए। जब उस महिला के बारे में घर में पूछा गया तो नाना जी ने सारी घटना बताई। नाना जी ने कहा, आज खाना यही बना देगी, लेकिन मेरी माँ को उस महिला पर शक हो गया। उन्हें लगा कि ये कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वह बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली गई। रसोई में से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। रसोई में सारा सामान रखवा कर मेरी माँ ने उसे कहा कि सब भूखे हैं, इसलिए जल्दी खाना बना दे। उसे रसोई में भेज तो दिया था, लेकिन मेरी माँ को बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि अभी तक कोई खाना नहीं आया था। 10 मिनट बाद माँ रसोई में पहुंची तो देखा अभी वह थैले में से मछलियाँ निकाल रही थी। ये देखकर माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे बोला कि अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू नहीं किया, कब बनेगा और कब हम खाएंगे? उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसीलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें उसकी झलक भी दिखाई नहीं दी। माँ ने कहा, कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वो कुछ ना बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। माँ रसोई से चली गई, लेकिन जब 10 मिनट बाद वह फिर वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर माँ डर गई। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, उनके गले की आवाज़ निकल रही थी। उन्होंने देखा कि वह रसोई पूरी तरह खून से सनी हुई थी और वो औरत रसोई के स्लेब पर बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही है। सारी रसोइयों में हड्डियाँ और मांस के टुकड़े बिखरे थे। उसके सर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। बाल बहुत बड़े और नाखून एकदम काले। वह मछलियाँ खाने में मगन थी, इसलिए उसका ध्यान माँ पर नहीं गया। माँ भी चिल्लाई नहीं कि कहीं वह और ज़्यादा खतरनाक ना हो जाए। माँ ने एक थाल उठाया और वह चूल्हे में से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ी। कोयला उस चुल्हे पर फेंकने के बाद आग की जलन की वजह से वह डायन तेज तेज आवाज़ों में चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास के लोगों का भी जो बाहर जमावड़ा हुआ था वो सारा का सारा दौड़कर उसके घर के पास आ गया। वह डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। सारे लोग डर के मारे काँप रहे थे और मेरी माँ की हिम्मत की दाद दे रहे थे कि अगर उन्होंने सही समय पर कोयले से उस डायन को भगाया नहीं होता तो जाने क्या हो जाता। मऊ। भूत प्रेत की कहानियों को बचपन से हम अपने दादा दादी या फिर नाना नानी से सुनते चले आ रहे हैं, पर मऊ के अस्पताल वाले भूत के बारे में दावा किया जाता है कि ये किस्सा नहीं बल्कि सच्चाई है। इसी से समझा जा सकता है कि आज भी शाम होने पर गांव में बच्चों को अस्पताल वाले भूत से डराकर चुप कराया जाता है। लोग भी कहते हैं कि वहाँ से ऐसी आवाज़ें आती हैं कि गांव के लोगों के लिए रात काटना मुश्किल हो जाता है। किसी में आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वह अस्पताल में जाकर देखे कि कराने की और
खौफनाक आवाज़ें कहाँ से आती हैं। अब कहानी सुनो। मऊ जिले के परदा ब्लॉक अंतर्गत रैनी गांव में एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल खंडर की तरह खड़ा हुआ है। यहाँ का मंजर झाड़ियों और खंडर के चलते डरावना लगता है। दिन में भी लोग इस रास्ते से गुजरने से डरते हैं। घनी झाड़ियों के बावजूद रास्ता इतना साफ दिखता है जैसे अभी अभी किसी ने साफ किया हो। जबकि बताते हैं कि वहाँ सफाई नहीं होती। गांव वालों की माने तो अगर दिन के 12 बजे अस्पताल के बाहर से कोई गुजरे तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। कई बार तो लोगों को लगता है कि अस्पताल में खूब भीड़ है और लोगों के रोने की आवाज़ें आती हैं। यही नहीं, खौफ इस बात से भी होता है कि पक्षी भी इस खंडर और इसकी दीवारों पर नहीं बैठते। शाम होने के बाद गांव के लोग उस रास्ते पे तब भी नहीं जाते जब उनके बहुत ज़रूरी काम होता है, जैसे कि कोई घर में बीमार हो जाए या कुछ भी हो जाए। बेशक वो मर जाए लेकिन वो जाएंगे नहीं उस रास्ते से। इतना खौफ है। ये मैं आपको खौफ बताना चाहता हूँ कि उस रास्ते का कितना खौफ है। अगर बहुत मजबूरी हुई तो वहाँ से झुंड बना के निकलना पड़ता है उन्हें। पहले गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद एक साथ जाते हैं, लेकिन अकेले जाने की किसी में हिम्मत नहीं है। उन्हें हर समय इस बात का डर लगता है कि किसी भूत का साया ना पड़ जाए बस। अब रैनी गांव के लोग तो ऐसे ही रहते हैं क्योंकि उन्हें आदत पड़ चुकी है। ये भी दावा किया जाता है कि आधी रात के समय उल्लुओं के रोने की आवाज़ आती है। आवाज़ को सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा कान में डाल दिया है। रात होती है तो गांव वाले बस इंतज़ार करते हैं कि किसी तरह से ये रात कटे और सुबह हो, क्योंकि उन्हें गांव की रात डरावनी लगती है। और वो गांव की रात ये मान लो ऐसी होती है कि वो उन्हें डराती आकर। वह रात में दहशत में रहते हैं। गांव के लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसा लगता है उन्हें जैसे कि रात कटती नहीं है। ये भी दावा किया जाता है कि कभी कभी अस्पताल की खिड़की से रोशनी आती दिखाई पड़ती है। वहाँ से कराने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। गांव के लोगों की माने तो ये आवाज़ें लंबे समय से आती हैं, पर किसी में हिम्मत नहीं है कि वो वहाँ जाकर देखे, इसकी पड़ताल करे। गांव के लोगों का कहना है कि जिस रास्ते अस्पताल से रोने की आवाज़ें आती हैं, दूसरे दिन गांव में जैसे मरघट का सन्नाटा छाया रहता है। हर किसी को इस बात का डर रहता है कि कहीं कोई घटना ना हो जाए या फिर किसी भी सदस्य के साथ कुछ हुआ ना हो। गांव के रहने वाले 75 साल के महमूद बताते हैं कि अस्पताल गांव वालों के इलाज की सुविधा के लिए बनाया गया था, पर क्या पता था कि इस अस्पताल में जिंदों का नहीं मुर्दों का इलाज होगा। महमूद बताते हैं कि बात पुश्तों की है। जब गांव में रहने वाले 2 पट्टीदारों के बीच आपसी लड़ाई हुई तो एक की मौत इलाज के अभाव में हो गई। पर इसके कुछ दिनों बाद गांव में उन्हें इसी स्थान पर बैठे देखे जाने की बात होने लगी। कहा जाता है कि वह किसी से कुछ बोलते नहीं, पर बचाव बचाव की आवाज़ें ज़रूर करते हैं। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वहाँ जाए। इस घटना के कुछ दिन बाद उनका पड़ोसी भी गांव छोड़कर गया और उस पड़ोसी का और साथ में उसके परिवार का आज तक पता नहीं चला। उसके बाद से जिसकी भी मौत हुई वह कभी यहाँ या फिर गांव के आसपास नहीं दिखाई पड़े। पर 1983 में जब ये चिकित्सा उपकेंद्र बनकर तैयार हुआ तो कुछ दिन बाद ही टूटने फूटने की आवाज़ आने लगी। कुछ दिन तो लोगों ने नज़रअंदाज किया, पर बाद में ये बढ़ता गया। यहाँ तक बताया गया है कि जब अस्पताल के डॉक्टर चले जाते हैं तो रात में अस्पताल का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता। कुछ दिनों तक ऐसा लगा कि लापरवाही में डॉक्टर खुला रह गया होगा, पर थोड़े दिनों बाद जब यह घटना सही लगने लगी तो रात के समय तेज़ रोने की आवाज़ आने लगी। अस्पताल के डॉक्टर भी परेशान हो गए। इसके बाद से जब से अस्पताल बना है बंद ही चल रहा है। अस्पताल दिखने में नया जैसा लगता है, पर अंदर सारे मेडिकल उपकरण बेकार पड़े हैं।
गांव के लोगों का दावा है कि इन सामानों से भूतों का इलाज होता है। अब गांव के जो प्रधान हैं श्री लक्ष्मी प्रसाद, वो बताते हैं कि यहाँ पर वर्तमान में तैनात मेडिकल विभाग की मेडवाइफ यहाँ कभी नहीं आती। प्रधान की बात सुनने के बाद जब पड़ताल की गई तो अस्पताल की बिल्डिंग के आसपास तक, यहाँ तक कि दरवाजे के पास भी लोगों के मलमूत्र फैले हुए थे। वहाँ जाना भी कठिन था। गंदगी के चलते उपकेंद्र पर तैनात मेडवाइफ गांव में तो आती है, पर अस्पताल नहीं जाती, क्योंकि लोग कहते हैं कि वहाँ भूत रहता है। अब मैं रिपोर्टर कमल प्रसाद आपसे इजाज़त लेता हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को शेयर ज़रूर करना, और इस कहानी पे मुझे 2000 से ऊपर व्यूज़ चाहिए, ठीक है? और हाँ, जीमेल पे ज़रूर मेरे को अपनी कहानी भेज देना याद से, ठीक है? बादलों के घिराने के बाद घाटी का मौसम खूबसूरत रूप ले चुका था। लड़के ने एक नज़र अपनी घड़ी पर डाली, जिसमें शाम के 5 बज रहे थे। पर यहाँ का नज़ारा देखकर ऐसा लग रहा था मानो सूर्यास्त होने को हो। राहुल सीढ़ियाँ चढ़कर जैसे ही पुल पार करके बाहर निकलने को हुआ कि एक कोहाल, यानी कि एक आतंक सा सुनकर उसका मन ठिठक गया। ऐसा लगा काफ़ी सारी भीड़ एक साथ भाग रही हो। उसने पुल से नीचे देखा तो पाया कि बंदरों की एक फौज, जो कि सैकड़ों की तादाद में जंगल से निकलकर रेलवे ट्रैक पर भागे जा रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे जंगल में उन्होंने कुछ देख लिया हो, कुछ भयानक सा, जिसकी वजह से वो पूरी तरह भयभीत हो रहे हैं। वो लड़का जानता था कि सरस्वतीपुर में भगवान बजरंगबली का एक सिद्ध मंदिर है, लेकिन इस तरह से इन बौखलाए हुए बंदरों को भागते हुए देख उसे थोड़ा अजीब लगा। अगल बगल के लोगों की बातों से उसे अंदाज़ा लगा कि ये घटना कुछ समय से नॉर्मल चल रही है। खैर, 27 घंटों के सफ़र के बाद अब उससे सिर्फ एक गर्म चाय की कप की तलब थी। अपने दोस्त मोहित को ढूंढते हुए वो स्टेशन के बाहर निकला। उसे वहाँ ना पाकर उसने मोहित को फ़ोन लगाया। कॉल पूरी गई, लेकिन मोहित ने फ़ोन नहीं उठाया। तभी उसे पीछे से किसी ने थपथपाया। अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही हैं तो तुम मेरे भैया के दोस्त डिटेक्टिव राहुल हो। एक लड़की की प्यारी सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। लड़की की हाइट देखकर राहुल ने अंदाज़ा लगाया कि वो कम से कम 5.5 फीट से ऊंची होगी। उसकी रंगत उजली थी, आंखें बड़ी बड़ी थी, नाक पतली और लंबी थी, होठ गुलाबी नजर आ रहे थे। मतलब कि काफ़ी सुंदर थी वो लड़की। कुछ क्षण उसकी खूबसूरती और मासूमियत को निहारने के बाद उस लड़के ने उत्तर दिया, जी मैं राहुल मिश्रा ही हूँ, पर आपने मुझे कैसे पहचाना? पहचानने की बात तो छोड़ो, मैं तो ये भी जानती हूँ कि यू आर फ्रॉम दिल्ली, MSc कॉलेज एंड क्राइम मिनिस्ट्री, है ना? और तुम्हारा जो पेशा है ना वो है प्राइवेट डिटेक्टिव। अरे यार चिंता मत करो, ये मैंने अपने भैया से पूछा था, और मेरे भैया ने तुम्हें यहाँ गुमशुदा लोगों की इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है। राहुल उस लड़की की फ्रीकनेस से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था कि तभी वो बोली, मैं मोहित की छोटी बहन और सरस्वतीपुर की सरपंच की बेटी हूँ। मेरे एकेडमिक रिकॉर्ड्स में मेरा नाम अंजलि है, लेकिन मुझे पूरा का पूरा गांव अंजू कह के बुलाता है। मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। ये सब कहने के बाद उसने राहुल को घूरा। तुम समझ गए ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ हाँ, मैं भी तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगा। फिर थोड़ा झिझकते हुए राहुल बोला, वो मोहित आया नहीं और मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा, सब ठीक है ना? अंजलि हंस पड़ी, अरे यार अभी मिलोगे तो खुद ही जान जाओगे, लेकिन घर तक तुम्हें मुझे ही झेलना पड़ेगा, ठीक है? ये कहकर
वो सड़क के पार जो उसकी गाड़ी पार्क थी, जो कि सफारी गाड़ी थी, उसकी तरफ बढ़ चली। और राहुल ने अपने कंधे पे वापस अपना लैपटॉप बैग डाला और पीछे वाली पैसेंजर सीट का डोर खोला कि तभी वो बोल पड़ी, अरे यार, मेरे बगल की पैसेंजर सीट पे बैठो, मैं तुम्हारी ड्राइवर नहीं हूँ। डोर खोलने के लिए राहुल आगे बढ़ा कि तभी उसका हाथ रुक गया और वह बिना समय गंवाए आदेशित सीट पर बैठ गया। बगैर किसी कठिनाई के अंजलि ने कई मुश्किल टर्न को संभाल कर पार्किंग एरिया से निकाला और उस रास्ते पर डाल दिया जो पहाड़ों की आगे से होता हुआ सरस्वतीपुर की ओर गया था। रास्ता सुनसान था और मौसम बड़ा ही मस्त था। उनकी गाड़ी कमान से निकले हुए तीर की तरह दौड़ रही थी। अंजलि, एक बात कहूँ, तुम्हारा गांव काफ़ी खूबसूरत है। अच्छा, और क्या, मैं नहीं? अंजलि मुस्कुराई। नहीं मतलब, हाँ, आई मीन, राहुल हड़बड़ाया। अंजलि ने जोर से किलकरी भरी, फिर अचानक गंभीर हो गई। मुझे लोगों को टीस करने में थोड़ा मज़ा आता है। मैं जानती हूँ कि ये अच्छी आदत नहीं है, पर मैं चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पा रही हूँ। तुम्हें बुरा लगा हो तो सॉरी। राहुल की हंसी छूटते छूटते बची। इट्स ओके, राहुल ने कहा। दिल्ली जाने का मेरा बहुत मन है। हमेशा से मेरा मॉडलिंग का सपना रहा है। इसे जब पता चला कि दिल्ली से कोई भैया से मिलने आ रहा है तो मैं तुमसे मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो गई। पहाड़ के एक गांव में रहने के बावजूद भी अंजलि का मुंबई की लड़कियों की तरह पूरा का पूरा खुलापन राहुल को बहुत रोमांचित कर रहा था। अचानक गाड़ी रुकी और अंजलि कार से उतरी और उसने राहुल को भी बाहर निकलने का संकेत दिया। अंजलि ने अपने हैवी कोट के नीचे लगभग नाक के बराबर कपड़े पहन रखे थे। सर्द हवा में भी वो एक ब्लैक मिनी स्कर्ट और ब्लैक बैकलेस टॉप पहने हुए थी। उसका बदन किसी अप्सरा की तरह लग रहा था, गोरी इतनी जैसे मैदे में किसी ने केसर और दूध गूंथ दिया हो। उसके उभारे को देख राहुल के चेहरे पर कई रंग आए। अंजू लगातार राहुल को देखे जा रही थी। वो उसके इतना करीब आ गई कि राहुल भी बहकने लगा। तभी उसने कहा, डिटेक्टिव राहुल, आप मेरी कुछ फोटोज क्यों नहीं लेते? मुंबई नहीं तो कम से कम मुंबई वाले तो मेरी मॉडलिंग का करिश्मा देख सकते हैं। हड़बड़ाकर राहुल का सीधा उसके फ़ोन पे हाथ गया और उसने अपने फ़ोन निकालकर उसकी फ़ोटो खींचना शुरू कर दिया और उसने झटके से अपना फ़ोन वापस अपनी जेब में रख लिया। और अब पहाड़ी लिबास में वो गाड़ी में दोबारा बैठ गई। तुम्हारे गांव जाने का रास्ता तो काफ़ी जोखिम भरा है। अरे डरो मत, मैं पहाड़ी रास्तों पर ड्राइव करने में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस रास्ते की बजाय एक ऐसे रास्ते से लेकर जाऊँगी जो हमारे गांव की सबसे अजीबोगरीब जगह से होकर गुजरता है। अजीबोगरीब जगह? राहुल के माथे पर बल पड़ गए, जबकि अंजलि खिलखिलाकर हंस पड़ी। लोगों का कहना है कि वहाँ के जंगलों में एक साया भटकता है जो हर रात अपनी भूख मिटाने निकलता है और गांव का कोई बदनसीब जो वहाँ से गुजर रहा हो उसे अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद फिर उनका कभी कोई अता पता नहीं चलता। पिछले कुछ महीनों से ऐसा चल रहा है। गांव के लोगों ने गायब हुए इंसानों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर किसी का कोई पता नहीं चला। कोई नहीं जानता कि वो साया उनके साथ क्या करता है। पिछले हफ्ते मेरी सबसे प्यारी भतीजी गुमशुदा हो गई। भैया ने इसी खोज के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। अंजलि की आवाज़ पहली बार संजीदा थी। राहुल ने पूछा, आत्मा भटकती है? तुम यकीन करते हो इन सब अंधविश्वासों पर? राहुल की बात सुनकर न जाने क्यों अंजू की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। उसने कहा, बहुत अच्छा लगा तुम्हारी ये बात सुनकर। मैं भी ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती। मुझे इसके पीछे किसी बहुत बड़े गिरोह का हाथ लगता है, जिन्होंने जानबूझकर ये आत्मा और साए वाली बात फैलाई है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसकी सही छानबीन करो।
अंजलि ये सब बोल ही रही थी कि तभी वो मोड़ आया जिसके बारे में अजीबोगरीब कहा गया था। यही वो जंगल का रास्ता है जहाँ दर्जनों लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल अभी वहाँ जाने का समय नहीं है। हम कल सुबह साथ में आएंगे। अंजलि ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। बारिश अब बंद हो चुकी थी। अब अंजलि ने एक बहुत बड़े आयरन गेट के सामने गाड़ी रोक दी, लेकिन इंजन बंद नहीं किया। आ गई हमारी हवेली, तुम अंदर जाओ, मैं थोड़ी दूर पर बने गैराज के पास गाड़ी पार्क करके आ रही हूँ। गाड़ी से उतरने के बाद राहुल ने गेट का रुख लिया, जबकि अंजलि ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कंपाउंड में चहल पहल थी। सरपंच की हवेली होने के कारण उस चहल पहल को स्वाभाविक समझकर राहुल ने उस पर ध्यान नहीं दिया और आहिस्ता से गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर लॉबी से लेकर कंपाउंड तक लगभग 50 लोगों की भीड़ जमा थी। वातावरण में उनकी गुफ्तगू के अलावा महिलाओं के रोने का स्वर भी गूंज रहा था। असमंजस में उसने शालिंदा से को पूछा, ये मोहित की हवेली है ना? तभी लोगों ने अगल बगल हटकर उसे आगे का मंजर दिखाया। एक मुर्दा जिस्म सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था, जिसके सिरहाने पर दुपट्टी जल रही थी। क्या यहाँ किसी की मौत हुई है? सरपंच की लाडली बेटी अंजलि एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा बैठी। राहुल के हाथ से बैग छूट गया। रोमांच के कारण उसके रोंगटे खड़े हो गए। पाँव की कपकपी को तो उसने जैसे तैसे संभाल लिया, लेकिन उसके चेहरे पर नृत्य कर रही दहशत साफ दिख रही थी। उसने भागकर उस शरीर के ऊपर से कफन हटा दिया। चंद लम्हों पहले जो लड़की उसके साथ थी, वही अब एक बेजान मुर्दों के रूप में उसकी आंखों के सामने पड़ी हुई थी। इस पर वह सहजता से यकीन नहीं कर सकता था। अंजलि के शव यात्रा से लौटने के बाद एक नौकर ने उसे एक कमरे में पहुंचा दिया, जो हवेली में स्थायी तौर पर रहने आए लोगों के लिए उसके पिछले हिस्से में बनाया गया था। राहुल ने कमरे में अंधेरा कर रखा था, यहाँ तक कि नाइट बल्ब की रोशनी भी नड़ादर थी। उसकी खुली हुई आंखों के सामने काजल से स्याही अंधेरे के सिवाय और कुछ नहीं था। जहन पर बिजली बनकर गिरी अंजलि की मौत की खबर उसे अंदर तक झंझोड़े हुई थी। उस वज्रपात का यह असर था जो इस वक्त उसे नींद तक नहीं आ रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जो लड़की स्टेशन से सरस्वतीपुर तक उसके सफ़र में साथ थी, चंद घंटों बाद उसे उसी की शव यात्रा में शामिल होना होगा। सारी चीज़ों के बारे में कल सोचने का निर्णय लेकर राहुल ने आंखें बंद करके सोने की कोशिश करी। ये दिल दहला देने वाली चीख उस वक्त गूंजी जब राहुल को आंखें बंद किए हुए केवल थोड़ा ही समय गुजरा था। उसने चौंक कर आंखें खोल दी। नींद उसकी चौखट से लौट गई थी। ये बिस्तर से उतरा, खिड़की तक पहुंचा और पर्दा हटाकर बाहर देखा। हवेली गांव के बाहरी छोर पर थी, इसलिए वहां से कुछ 100 मीटर के अंतरकाल पर उसे जंगल का सिलसिला शुरू होता था, जिसके अजीबोगरीब होने की बात उसने सुन रखी थी।